नमस्ते। आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने यूपी ने पैट के आवेदन 2023 में 1 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन मांग लिए हैं, जिसकी अंतिम तिथि होगी 30 अगस्त। तो उसी क्रम में अब हम भी अपने तैयारी में लौट कर जुड़ते हैं और हम प्रत्येक दिन एक प्रैक्टिस सेट दिया करेंगे, जो कि पैट के पाठ्यक्रम से संबंधित जो विभिन्न प्रश्न आते हैं उससे संबंधित होंगे। तो हम सबसे पहला प्रश्न इसमें देखते हैं तैयारी में कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है। अकबर, राल्फ फिच, दारा शिको, मनुची, जहांगीर, सर टॉमस रो और शाहजहां जूर्डान। तो जो इसमें जोड़ी जो गलत है वो है शाहजहां जूर्डान से। राल्फ फिच जो 1583 और 1591 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। इसने भारत के विभिन्न भागों का भ्रमण करते हुए अनेक स्थानों का अवलोकन किया। यह मुगल शासन अकबर के शासनकाल में भारत आया था और सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे अंग्रेज शिष्टमंडल के नायक सर टॉमस रो अपने गुरु टेरी के साथ यहाँ लगभग 3 वर्ष तक रहा। और जूर्डान की बात करें अगर हम, तो ये जहांगीर के शासनकाल में 1608 से लेकर 1617 तक भारत में रुका था। और इसके बाद में दारा शिको की बात करें तो 1659 में दारा शिको के पराजय और मृत्यु के बाद इसने चिकित्सक का पेशा अपना लिया। हिस्टोरियो दी मोगोर नामक संस्मरण लिखा और इसे 17वीं भारत के जहांगीर का भारत का दर्पण कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं जो इसका सही आंसर है वो है शाहजहां जूर्डान। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए। वास्को डी गामा, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, अल्फांसो द अल्बुर्क और सालाजार। तो इसमें जो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था अल्फांसो द अल्बुर्क। भारत में पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक नींव डालने वाला जो द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर था वो अल्फांसो द अल्बुकर्क था। वह 1503 में पहली बार एक छोटे जहाजी बेड़े का नायक बनकर भारत आया था और 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर से गोवा छीन लिया और उसके बाद पुर्तगाली भारत की सबसे शक्तिशाली जल शक्ति बन चुके थे। तो वहाँ पर सबसे पहले जो पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक था वो था अल्फांसो द बुर्क। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है। शंकराचार्य रामानुज और चैतन्य, रामानुज शंकराचार्य चैतन्य, रामानुज चैतन्य शंकराचार्य, शंकराचार्य चैतन्य रामानुज। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। ए विकल्प इसमें सही होगा। इसके बाद में चौथा प्रश्न है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान। चौथा प्रश्न है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन था। तो अशोक, नागार्जुन या कनिष्क और हर्ष के। चौथे का जो उत्तर आता है वो आता है कनिष्क के। तो बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन था, कनिष्क के था, क्योंकि अश्वघोष और वसुमित्र कनिष्क के समकालीन थे। कुषाण शासक कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था और इस समिति की अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इसके बाद में पांचवा प्रश्न है, मगध का
कौन सा सम्राट अप्रो अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो पांचवे का जो विकल्प हैं वो हैं बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक या महापद्मनंद। तो इसमें जो मगध का सम्राट था जो अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है वो है महापद्मनंद। तो उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1853 या चार्टर एक्ट 1833। तो इसमें जो पहली बार भारत में क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया था वो था चार्टर एक्ट 1853 में, जिसमें 1853 के जो चार्टर एक्ट ने कार्यपालिका और विधायी शक्तियों को पृथक करने का एक निश्चित कदम उठाया था। भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की व्यवस्था की गई और विधान परिषद में 12 सदस्य होते हैं। कमांडर इन चीफ, गवर्नर जनरल की परिषद के 4 सदस्य और 6 सभासद पर विधान परिषद के सदस्य होते हैं। इस एक्ट के द्वारा पहली बार एक क्रियाशील विधान परिषद का निर्माण किया गया था। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन INA अधिकारी कैप्टन PK सहगल, कैप्टन शाहनवाज खान और कैप्टन GS ढिल्लों के मुकदमे में उनके बचाव पक्ष में आए थे? भूलाभाई देसाई, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू या गणेश वासुदेव मावलंकर। तो इसमें जो INA कैप्टन PK सहगल, कैप्टन शाहनवाज खान और कैप्टन S ढिल्लों के मुकदमे में उनके बचाव पक्ष में जो आए थे उनका नाम था भूलाभाई देसाई। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया था और रिहा कर दिए गए फौजियों को आर्थिक सहायता देने और उनके रोजगार की व्यवस्था के लिए आज़ाद हिंद फौज राहत और जांच समिति बनाई। जब लाल किले की ऐतिहासिक मुकदमा शुरू हुआ तो भूलाभाई देसाई बचाव पक्ष के वकीलों की अगुवाई कर रहे थे। सप्रू काटजू और आसफ अली उनके सहायक थे। कार्रवाई के पहले दिन नेहरू भी वकीलों की पोशाक पहनकर अदालत में मौजूद हुए थे। तो इसका जो उत्तर है वो है भूलाभाई देसाई। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित किया? तो 8वें में जो विकल्प हैं वो 1930, 1932, 1933 या 1934। तो इसका उत्तर होगा 1934, क्योंकि सरकारी दमन के कारण 1934 में अंतिम रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंधित है? चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह या लाला हरदयाल। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो सम्मिलित जो संबंध है वो है भगत सिंह से, क्योंकि मुकदमे की सुनवाई के दौरान क्रांतिकारी इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अदालतों में प्रवेश करते थे और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, सरबहार सरबहार जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अदालत से बाहर आते थे। इंकलाब जिंदाबाद, जिसकी रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी, पहली बार इस नारे के रूप में भगत सिंह ने प्रयोग किया था और इन्होंने ही इस नारे को चर्चित बनाया था। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका संकीर्ण सामाजिक आधार था और यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो इसमें 2 विकल्प दिए गए हैं और इन दोनों विकल्पों से संबंधित जो इसके उत्तर हैं वो हैं, ये विकल्प है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसके बाद में तीसरा जो विकल्प दिया है वो है तीसरा विकल्प है ए सही है परंतु आर गलत है और चौथा विकल्प है ए गलत है और आर सही है।
इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, जिसमें ए सही है और आर गलत है। तो विकल्प ए जो है प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका संकीर्ण सामाजिक आधार था, ये सही है, परंतु यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूह के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था, ये गलत है। अगला प्रश्न है, पार्कलैंड वनस्पति की विशेषता है उष्णकटिबंधीय वनों की या सवाना की या प्रेयरीज की या पंपास की। तो ये जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में अगर हम बात करें तो सवाना ब्राज़ील में जो स्थित हैं इसकी विशेषता है, पार्कलैंड वनस्पति की जो विशेषता है वो सवाना की है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर पैमाने में, डेसिबल पैमाने में, सेल्सियस पैमाने में या पीएच पैमाने में। तो भूकंपों की जो तीव्रता मापने की जो इकाई है वो है रिएक्टर पैमाने में, और जो डेसिबल पैमाने में ध्वनि की तीव्रता और पीएच पैमाने में विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता ज्ञात की जाती है, और सेल्सियस पैमाने में ताप की इकाई है जिसमें ताप को मापा जाता है। अब है सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इस तरफ एल्यूमिनियम कंपनी है और दूसरी तरफ इनकी अवस्थिति है, तो बाल्को हीराकुंड, हिंडाल्को कोरबा, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी कोरापुट और नालको रेणुकूट। तो जो बाल्को है वो विकल्प 2 कार्बो में स्थित है और हिंडाल्को जो है वो रेणुकूट में स्थित है। तो इसमें जो पहला विकल्प आएगा वो बाल्को कोरबा में, और हिंडाल्को वो है रेणुकूट में स्थित, और इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी है हीराकुंड में। तो इसका विकल्प होगा ए, और नालको जो है वो है कोरापुट में। इस प्रकार से जो विकल्प बनेंगे वो सही विकल्प बनेंगे बी में, जिसको देखने से पता चलता है 2, 4, 1, 3 में। अब इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ गर्म जल के स्रोत दिए हुए हैं और एक तरफ अब उनकी अवस्थिति है। तो पहला गर्म जल का स्रोत है मणिकरण हिमाचल प्रदेश, ज्वालामुखी जम्मू और कश्मीर, अनोहनी मध्य प्रदेश और तप्त पानी है उड़ीसा। तो इसमें जो अगर हम बात करें तो मणिकरण जो है वो तो हिमाचल प्रदेश में ही है जो कुल्लू जिला में पड़ता है। वहीं ज्वालामुखी जम्मू और कश्मीर ये गलत है, जो कि ये ज्वालामुखी जो है गर्म जल का जो स्रोत है वो हिमाचल प्रदेश में है और कांगड़ा जिले में पड़ता है। तीसरा विकल्प भी अनोहनी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में और तप्त पानी उड़ीसा गंजाम जिले में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश G8 का सदस्य नहीं है। रूस, ब्रिटेन, स्पेन या कनाडा। तो 15वां प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश G8 का सदस्य नहीं है। रूस, ब्रिटेन या कनाडा या स्पेन। तो इसमें जो प्रारंभ में G7 विश्व के 7 औद्योगिक रूप से विकसित गैर समाजवादी देशों का संगठन था, जिसमें अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान सम्मिलित थे। और बाजारों उन्मुखी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होने के पश्चात रूस भी इस संगठन का 21 जून 1997 को सदस्य बन गया, अतः इसे G8 के नाम से जाना लगा। मार्च 2014 में रूस द्वारा यूक्रेन पर की गई कार्रवाई के कारण इसे G8 से निलंबित कर दिया गया।
तो इसमें जो 15 का जो उत्तर है वो है स्पेन। अगला प्रश्न है, बौद्धों की अधिकतम संख्या पाई जाती है बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में। तो सही इसका उत्तर जो बनेगा वो है महाराष्ट्र में, 16वें का सी, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, 2005-06 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ग्रामीण आवास, ग्रामीण स्वच्छता, पेयजल या ग्रामीण सड़क। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ग्रामीण स्वच्छता। अगला प्रश्न है, BIFR संबंधित है रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से, स्टॉक एक्सचेंज की क्रियाओं के नियंत्रण से, खाद्य नियंत्रण से, विदेशी व्यापार नियंत्रण से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 18वें का ए, रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से। अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन विषय है संघ सूची से में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या किसी विशेष सूची में उल्लेखित नहीं है। तो आर्थिक नियोजन जो है वो है समवर्ती सूची में। इसका विकल्प जो है वो समवर्ती सूची में है, क्योंकि आर्थिक नियोजन विषय को लेकर ही भारत सरकार ने योजना आयोग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, मुद्रा और वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन होता है? नाबार्ड, SBI, RBI या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है RBI, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा और वित्तीय मामलों में सरकार के वित्तीय अभिकर्ता और सलाहकार की भूमिका का निर्वहन करता है। रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्यों में सरकार को सलाह देना और बैंक के खातों का रखरखाव और नियमन इत्यादि भी सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, नगर पंचायत की वार्ड समिति के विषय में क्या सही है? नगर पंचायत के कुछ वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनाई जाती है। इसमें वार्ड से निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं। वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति समिति में मनोनीत किए जाते हैं। वार्ड समिति का अध्यक्ष नगर अध्यक्ष या नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा नामित किया जाता है। तो इसमें कौन कौन से विषय जो सही हैं वो हैं, एक, 2, 3। विकल्प तीसरा सही है। अगला प्रश्न है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या राज्य के राज्यपाल को। तो जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। अगला प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है कुल सदस्य संख्या का 1/5, कुल सदस्य संख्या का 1/6, कुल सदस्य संख्या का 1/10 या कुल सदस्य संख्या का 1/8। तो इसमें जो लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति की जो संख्या है वो है कुल सदस्य संख्या का 1/10। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो मौलिक कर्तव्य जो है भारत का वो है हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज्य से, नगरपालिका से, केंद्र राज्य संबंधों से या उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो 11वीं जो अनुसूची है वो संबंधित है पंचायती राज्य से। विकल्प ये सही है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी संविधान में भाग 11 अनुसूची में जोड़कर इसको संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक का एक जैव सूचक है? फर्न, लाइकेन, मनी प्लांट या अमरबेल। तो लाइकेन
जो है वायु प्रदूषक का एक जैव सूचक है वायु प्रदूषक का लाइकेन। अगला प्रश्न है, लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है? स्टार्च के, प्रोटीन के, रेशे के या वसा के? तो भोजन के मुख में जो अंतर्ग्रहण के बाद लार ग्रंथियों द्वारा जो स्राव होता है उसको दांतों द्वारा पीसा भोजन अच्छी तरह मिल जाता है। लार में 2 एंजाइम टाइलिन और लाइसोजाइम्स होते हैं। इसमें से टाइलिन भोजन में उपस्थित स्टार्च को मालकोजा शर्करा में अपघटित करता है और माल्टेज नामक एंजाइम माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए। स्टार्च जो है वो लार में जो लार में पाचन में जो सहयोग करती है वो है स्टार्च। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? कार्बन डेटिंग विधि, जैव तकनीकी विधि, जैव घड़ी विधि या यूरेनियम विधि? तो इसका सही उत्तर है यूरेनियम विधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का उपयोग किया जाता है? पीवीसी के, नायलॉन के, पॉलीस्टाइरीन के या बेकेलाइट के? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बेकेलाइट के। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण, हवा के प्रकीर्ण के कारण, धूल के कणों के प्रकीर्ण के कारण या पानी के कणों के प्रकीर्ण के कारण? तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण आकाश का जो रंग है वो नीला दिखाई देता है। तो ये था हमारा पहला प्रैक्टिस सेट जिसमें हमने 30 प्रैक्टिस के लिए प्रश्नों को सम्मिलित किया है। इसके उपरांत इसकी जो प्रश्नों की संख्या है वो लगातार हम लोग बढ़ाते रहेंगे प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में। और आपकी तैयारी के लिए एक बेहतर प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू प्रत्येक दिन देने की कोशिश रहेगी। तो आप तैयारी करके एक बेहतर अपना जो है पैट का जो परिणाम है उसको इससे तैयारी करके प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।